हिंदी साहित्य की समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए डॉक्टर रूबी भूषण की लिखी हुई कहानी टेम्स नदी बहती रही। रूबी भूषण जी करीब 2 दशक से शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी से इनकी रचनाओं का प्रसारण भी होता रहा है। ये कई साहित्यिक एवं सामाजिक संगठनों से भी संबद्ध हैं तथा समाज के पिछड़े वर्ग की लड़कियों एवं स्त्रियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्तुत्य प्रयास भी कर रही हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। वायलिन को जब वो अपनी गर्दन से दबाकर स्टिक को अपनी खूबसूरत उंगलियों से उसके तारों को छेड़ती तो उसकी स्वर लहरी पूरे वातावरण को संगीतमय बना देती थी। इंसान की बात छोड़ो, परिंदे भी उसके इर्द गिर्द अपनी गर्दन घुमा घुमा कर नृत्य करने लगते थे। एक सम्मोहन सा था उसके वायलिन के स्वर में। लीज़ा मात्र 17-18 साल की एक प्यारी सी लड़की थी जिसकी दुनिया वायलिन और उसकी ग्रैंड मॉम थी। इसके अलावा था ही कहाँ कोई उसके जीवन में। बचपन से ही तो देखती आई अपने पा और मॉम के रोज़ रोज़ के होते झगड़ों को। लिंडा और डेविड। लिंडा जो शुरू से ही एक पार्टी गर्ल थी, उसे अपनी पार्टी और फ्रेंड सर्कल में ही मज़ा आता था। पब में देर तक थिरकना, नशे में रहना, तेज़ गाड़ी चलाना, सिगरेट के धुएं से गोल गोल छल्ले बनाना। वहीं डेविड अपने आप में मगन रहता। उसे अपनी बॉडी बनाने में जिम में घंटों पसीना बहाना बहुत भाता था। फिर ऑफिस और छुट्टी में दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव के साथ विस्की। जब वो रात को घर लौटता, लिंडा को खोजता। वो घर में नहीं मिलती तो चीखता चिल्लाता और वो विस्की की बोतल लेकर बैठ जाता। तब तक पीता रहता जब तक टल्ली होकर एक ओर लुढ़क कर सो न जाए। लिंडा और डेविड एक से थे, परंतु एक से होकर भी दोनों में कोई समानता नहीं थी। विचारों में एक नॉर्थ पोल था तो दूसरा साउथ पोल। दोनों ने सिर्फ दैहिक आकर्षण में आकर विवाह तो कर लिया था और इसी आकर्षण का प्रतिफल थी लीज़ा। दोनों के झगड़ों से घबराकर लीज़ा घर के किसी कोने में छिप जाती और कितनी बार रोते रोते वहीं फर्श पर सो जाया करती थी। सुबह उसे डे केयर में भेज दिया जाता। ये तो अच्छी बात थी कि स्कूलों में अच्छा खाना मिल जाता, वहाँ पढ़ाई एवं संस्कारों पर भी ध्यान दिया जाता। इन परिस्थितियों के कारण लीज़ा अंतर्मुखी हो गई थी। किसी से बात करने में उसे घबराहट होती और इस कारण वो हकला कर रुक रुक कर बोलने लगी थी। इधर लिंडा और डेविड के युद्ध ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया था और ये रुख था ईगो को लेकर। आई एम द बेस्ट, यू आर द वर्स्ट। दोनों अपने बीच विवाद को सुलझाने के लिए कभी मॉम के कहने से बैठते भी तो दोनों के बीच का विवाद वहीं का वहीं रह जाता। घंटों चलने के बाद भी बिना किसी निर्णय के एक धुरी पर गोल गोल घूमता रहता। एक अंतहीन सिलसिला बिना निर्णय लिए फिर वहीं से आरंभ हो जाता जहाँ से झगड़ा समाप्त होता था। अंततः ये निर्णय लिया गया कि आपसी समझौते से डाइवोर्स ले लिया जाए। लेकिन अब एक नया झगड़ा इस पर भी शुरू हो गया कि लीज़ा को कौन रखेगा, लिंडा या डेविड। लीज़ा को डेविड की माँ अपने साथ ले आई क्योंकि वो जानती थी कि ये दोनों अपरिपक्व एवं नशेड़ी माँ बाप बच्चे को क्या पालेंगे। ग्रैंड मॉम थी बड़ी प्यारी। रात में कभी लीज़ा सोते सोते डर जाती और उठकर रोने लगती तो वो उसे अपने सीने से चिपका लेती और पुचकार कर कहती, डोंट स्केयर्ड माई डियर चाइल्ड, आई एम विद यू। उसके पास बैठकर वायलिन बजाने लगती थी। वायलिन की मधुर धुन में लीज़ा डूब जाती। उसे वायलिन की धुन लोरी से कम न लगती। उसके चेहरे पर मृदुल मंजुल मुस्कुराहट छा जाती। वो नींद के दरिया में गोते खाने लगती। समय जैसा निष्पक्ष कोई नहीं होता। उसके लिए अमीर हो या गरीब, खूबसूरत हो या कुरूप, ज्ञानी हो या अज्ञानी, दम्भी हो या विनम्र, सबको एक समान वक्त देता है। धीरे धीरे समय अपनी गति से बढ़ने लगा और लीज़ा भी बड़ी होने लगी। बचपन से ही सुंदर थी। किशोरावस्था में आने के बाद उसका सौंदर्य चरमोत्कर्ष पर था। नीली नीली बड़ी बड़ी आँखें, रेशम के समान कमर तक झूलते हल्के भूरे बाल, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल कोमल होंठ, देखने में किसी गुड़िया से कम न लगती। ग्रैंड मॉम की उम्र हो चली थी। उनसे काम करना संभव न था। सरकार द्वारा दी गई पेंशन से घर तो चल जाता, लेकिन कठिनाई भी होती थी। लीज़ा सोचने लगी क्यों ना आप कॉलेज के साथ साथ एक छोटी सी पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ लें जिससे खर्च भी निकल सके और पढ़ाई भी हो सके। इसी उधेड़ बुन में हमेशा लगी रहती। छुट्टी का दिन था।
वो परेशान तो थी ही, वायलिन हाथ में पकड़कर घर से निकल गई और ऑक्सफोर्ड रोड टेम्स के किनारे सड़क पर आंखें बंद कर सोचते सोचते जब परेशान हो गई तो उसने अपना शरीर एक पेड़ के तने पर टिका दिया। एक पैर मोड़कर एक पैर आगे कर चिंता से ग्रसित लीजा ने गले के नीचे वायलिन दबाकर बजाना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियों और स्टिक में एक अद्भुत सा सामंजस्य स्थापित हो गया और सुरीली तान पूरे समा में बिखरने लगी। न जाने कितनी देर तक वो बजाती रही। अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से उसका ध्यान भंग हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई है। उसकी धुन को सब बड़े ही मनोयोग से सुन रहे थे। उसके चारों ओर कुछ पाउंड और पेंस फैले हुए थे। अचानक उसकी पीठ पर किसी ने बड़े ही प्यार से हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो एक अत्यंत रूपसी स्मार्ट लड़की खड़ी थी। लड़की ने लीजा से पूछा, आज ही आई हो क्या? तुम्हें पहले तो नहीं देखा। लीजा बोली, हाँ आज ही आई हूँ। यहीं की हो या बाहर से आई हो? मैं यहीं रहती हूँ, पर यहाँ आकर वायलिन आज पहली बार बजा रही हूँ। देखो ना, मैंने यूं ही वायलिन बजाया और मेरे चारों ओर अच्छे खासे पाउंड इकट्ठे हो गए। गॉड इज़ ग्रेट। तुमको मनी की ज़रूरत थी क्या? उस लड़की ने बेबाकी से पूछा। हाँ, यही सोच रही थी कि कुछ मनी मिल जाती, पर यह ना सोचा था कि वायलिन बजाने से भी आई कैन अर्न मनी। तुम्हारा नाम क्या है? उससे लड़की ने पूछा। लीजा। और तुम्हारा? मैं जेन। नाइस टू मीट यू। मैं हर सैटरडे और संडे यहाँ फ्लूट बजाने आती हूँ। कुछ मनी मिल जाती है और लोगों की वाहवाही मिल जाती है, और क्या चाहिए। मनी मिल जाने से खर्चे में एक किक लग जाती है, जेन ने बताया। बट आई कांट से दिस। मैंने तो तुम्हारी बांसुरी सुनी नहीं। अच्छा तो कल मिलते हैं, तुम भी आना। 2 बजे तक हम यहीं मिलेंगे, जेन ने कहा। ठीक है, कहकर जेन ने अपना हाथ बढ़ा दिया। लीजा और जेन को हाथ मिलाने के दौरान इस स्पर्श से एक बड़ी प्यारी सी अनुभूति महसूस हुई, जैसे लीजा को वायलिन बजाने में होती थी। ओके बाय बाय कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चल दी। रविवार की सुबह लीजा के हाथों में तो जैसे मशीन लग गई थी। उसने जल्दी जल्दी कुछ खाने को सैंडविच बनाया और ग्रैंड मॉम को दिया। तैयार हुई और हाथ में वायलिन उठाकर बाहर निकलते हुए बोली, आई एम गोइंग, आई विल कम बिफोर 5 o'clock ग्रैनी। बट वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू ऑरेकल मॉल, बाय। जब वो वहाँ पहुँची और चारों ओर नज़र घुमाई तो जेन कहीं दिखाई नहीं दी। आई एम सो स्टूपिड, जल्दी चली आई। फिर उसने सोचा, चलो तब तक क्यों ना वायलिन बजाना शुरू किया जाए, हो सकता है तब तक जेन आ जाए। अपने पुराने स्टाइल में वो एक पेड़ के सहारे एक पैर मोड़कर तिरछी होकर खड़ी हो गई। गले के नीचे वायलिन दबाकर स्टिक और उंगलियों के बीच तालमेल बिठाकर बजाना शुरू किया। वायलिन बजाते बजाते अचानक उसके कानों में बांसुरी की तान सुनाई दी। लीजा समझ गई कि जेन आ गई है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। फिर दोनों में जुगलबंदी शुरू हो गई। आते जाते लोग उन दोनों के बीच स्थापित सामंजस्य को देखते और दोनों के वाद्य यंत्रों से बहते अलौकिक तान को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। 10-15 मिनट के बाद तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों चेतन अवस्था में वापस आईं। उनके सामने ढेर सारे पाउंड और पेंस रखे थे। अलग अलग बजाने पर कभी भी उन्हें इतनी मनी नहीं मिली थी जितनी आज उन्हें मिली थी। दोनों एक दूसरे के गले से लिपट गईं। आपस में पैसों को आधा आधा बांट लिया। घड़ी देखी तो देखा 5:30 बजने को हैं। लीजा ने हाथ मिलाया और अलविदा कहकर वापस अपने घर की ओर मुड़ गई। आज लीजा बहुत खुश थी। रास्ते में टेस्को से कुछ पेस्ट्री क्रॉसेंट खरीदा, घर आई और प्लेट में सजाकर ग्रैंड मॉम को दिया। दोनों मिलकर कॉफ़ी के साथ साथ टीवी पर अपना मनपसंद सीरियल द क्राउन देखने लगीं। सैटरडे संडे को मॉल के बाहर बहुत भीड़ होती। वे दोनों दिन भर रुक रुक कर अपना वाद्य यंत्र बजाती, वहाँ से मिले पैसों को बराबर बराबर बांट लेती। धीरे धीरे दोनों के बीच अंतरंगता बढ़ती जा रही थी। एक तरफ लीजा सीधी सादी अंतर्मुखी अपने में सहमी सी रहने वाली, तो दूसरी तरफ जेन बड़ी ही बोल्ड और हर परिस्थिति का डटकर सामना करने वाली। टेम्स नदी के किनारे बेंच पर बैठी दोनों बातें कर रही थीं। जेन का हाथ लीजा के कंधे पर था। जेन, तेरे घर में कौन कौन है?
मेरे घर में मेरी मॉम है, उनका एक बॉयफ्रेंड है जो उनके साथ रहता है। वो कूल है, उन दोनों की ज़िंदगी अच्छी कट रही है। मेरे फादर से मेरी मुलाकात कभी कभी होती रहती है, वो भी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अपनी आइडेंटिटी के साथ रहूँ। इसीलिए मैं एस्डा डिपार्टमेंटल स्टोर में बिलिंग काउंटर पर काम करती हूँ। ठीक ठाक कमाई हो जाती है। फ्लूट बजाने का शौक़ मुझे बचपन से था। मैं जब ये इंस्ट्रूमेंट बजाती हूँ तो अपने को रिलैक्स फील करती हूँ। तेरा तेरा भी तो कोई बॉयफ्रेंड होगा, है या नहीं? यू आर सो ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड, जेन ने हंसते हुए कहा। बट यू आर द बेस्ट डार्लिंग, जेन ने एक आंख दबाते हुए कहा। लीज़ा शर्मा गई। तो मुझे इस तरह से मत देखा करो। ए जेन, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर तू बता अपने के बारे में। हाँ था ना निक, बेमतलब को घुसने और चिपकने की कोशिश करता था। मैंने उसे कई बार कहा मुझे ये सब पसंद नहीं, पर वो कभी मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, सिर्फ ड्रिंक्स। और उसने एक दिन मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने उस रास्कल को अपनी लाइफ से आउट कर दिया। थोड़े दिनों बाद एक और बॉयफ्रेंड बना, उसका नाम पीटर था। वो ठीक था, पर वो स्टूपिड चाहता था कि मैं उसका सारा खर्च उठाऊं। वो जब मुझे छूता तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बस आई लेफ्ट हिम ऑल्सो। लाइफ एक बार मिलती है, उसको एंजॉय करना चाहिए। टेंशन से क्यों गुजारना? कुछ ऐसा करना चाहिए कि सोसाइटी का भला हो। सोशल वर्क करो या फिर वो करो जिससे खुशी मिले। जेन ने पूछा, लीज़ा तेरा कोई बॉयफ्रेंड? नहीं, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि सब लड़के एक से होते हैं, पर उनकी सोच, उनके विचार सब अलग होते हैं। जब तक दोनों का माइंडसेट एक सा ना हो, ज़िंदगी हेल हो जाती है। अभी तक की ज़िंदगी में मैंने बिना झगड़े के, बिना एक दूसरे को टीज़ करते हुए, एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए ही अधिकतर हस्बैंड वाइफ को देखा है। मैंने एक आइडियल फैमिली देखी ही नहीं। बचपन से देखती आई हूँ हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा। उन झगड़ों का बच्चों के माइंड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका एक्सपीरियंस है मुझे। फिर न जाने क्यों लड़कों को देखकर मुझ में कोई एहसास नहीं होता, रोमांस नहीं जागता। लीज़ा पहले से बेहतर ढंग से रहने लगी थी। उसने ढंग से कपड़े पहनना और मेकअप करना भी शुरू कर दिया था। जेन अब घर पर भी आने लगी थी। दोनों ग्रैंड मॉम के पास घंटों बैठती, टीवी देखती, मजाक करती, हंसती। लीज़ा की ग्रैंड मॉम लीज़ा में हो रहे बदलाव को देखकर बहुत खुश होती। वो ये समझने लगी थी कि इस बदलाव का कारण जेन है। यही उनकी चिंता का कारण था। एक दिन ग्रैंड मॉम ने लीज़ा से पूछा, लीज़ा आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं ओल्ड हो गई हूँ, तुमने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है? जेन से तुम्हारी किस प्रकार की दोस्ती है? लीज़ा ने कहा, जेन से मिलकर मुझे ज़िंदगी अच्छी लगने लगी है। जब मैं थकी होती हूँ और अपना सिर उसके कंधे पर रखती हूँ तो रिलैक्स फील करती हूँ। मुझे एक सुकून मिलता है। जेन की उंगलियाँ जब मेरे बालों से खेलती हैं तो मुझे वैसे ही नींद आ जाती है जैसे तुम बचपन में मुझे सुलाती थी। वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर? नथिंग, आई विल लिव माई वे। जब मैं नहीं रहूँगी और काउंसिल हाउस ले लेगा, देन व्हाट विल यू डू? सैटरडे को जब लीज़ा जेन से मिली तो दोनों के बीच इस बात पर बहुत चर्चा हुई। जेन ने उसकी परेशानी को समझा और लीज़ा से कहा, डोंट वरी, वी विल लिव टुगेदर, कहकर उसने लीज़ा का हाथ थाम लिया। उसने लीज़ा की नौकरी अपने ही डिपार्टमेंटल स्टोर में दिलवा दी। दोनों एक साथ अधिक से अधिक समय बिताने लगीं। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता। एक शाम लीज़ा ने ग्रैंड मॉम से पूछा, लीज़ा ऐसा तो नहीं कि तुम लेस्बियन हो और तुम्हें सिर्फ लड़की ही पसंद है? अचानक ये कैसा सवाल? लेस्बियन का अर्थ किसी व्यक्ति का समान लिंग के लोगों के प्रति यौन और रोमांस पूर्वक रूप से आकर्षित होना है। मैंने इस ओर अधिक सोचा ही नहीं ग्रैंड मॉम। हो सकता है तुम इस सबको ये नाम देना चाहती हो तो दे सकती हो, लेकिन अगर तुमने अपना बेबी चाहा तो? ग्रैंड मॉम ये कोई ज़रूरी तो नहीं, बच्चों को खुद ही बॉर्न किया जाए। ऑर्फनेज है जहाँ बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते। कई और भी मेडिकल तरीके हैं जिससे मॉम बना जा सकता है। मैरिज क्यों करते हैं? लाइफ जिससे स्मूथ हो, मेंटल और फिजिकल सपोर्ट मिले, लाइफ हैप्पीली बीते। इस बात को लेकर लीज़ा और उसकी ग्रैंड मॉम में द्वंद्व छिड़ गया था। ग्रैंड मॉम का कहना था, इसी तरह तुम्हारे पा और मॉम ने भी जल्दी में बिना सोचे समझे मैरिज की थी। रिज़ल्ट तुम्हारे सामने है। मैं इस रिलेशन को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। कई महीनों की बहस के बाद ये निर्णय लिया गया कि 4-5 साल बाद
लीज़ा कोई डिसीज़न लेगी। 4 साल साथ रहने के बाद, एक दूसरे को भली भांति समझने के बाद, ज़ेन और लीज़ा ने एक साथ टेम्स नदी के किनारे बैठकर आखिर निर्णय ले ही लिया कि वे दोनों साथ रहेंगी। ज़ेन ने आगे बढ़कर लीज़ा को अपनी बाहों में ले लिया और उसके होठों पर एक लंबा सा चुंबन जड़ दिया और अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी। जिंदगी अपनी पटरी पर दौड़ने लगी। ऑक्सफोर्ड रोड के किनारे बने ओरेकल मॉल में अब भी सैटरडे और संडे टेम्स के किनारे लीज़ा और ज़ेन के वायलिन और बांसुरी की आवाज़ लोगों को मदमस्त कर देती है। उनके इर्द गिर्द कबूतर और पक्षी अपने गर्दन हिला हिला कर नृत्य करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी धुन पर नाच रहे हों। उन कबूतरों और पक्षियों को पकड़ता, उनके पीछे दौड़ता एक गोल मटोल चमकती आंखों वाला अश्वेत वर्ण का बच्चा भी खेलता हुआ दिखाई देने लगा था। जब वे दोनों वापस अपने घर को लौटती तो वो बच्चा उन दोनों का हाथ पकड़े बीच में हंसता कूदता खिलखिलाता उनके साथ हो लेता। नदी में तैरती सफ़ेद बत्तखें टेम्स नदी की सुंदरता को एक नया आयाम प्रदान करती। टेम्स नदी अपनी गति से बहती और समय में हो रहे बदलाव और ज़ेन और लीज़ा के निर्णय का साक्षी बनती टेम्स नदी अविरल बहती रहती है। अभी आप सुन रहे थे रूबी भूषण जी की लिखी हुई कहानी टेम्स नदी बहती रही। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।